भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारीवलन की इस समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन मुरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश दया या दांव। इसके पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से ज्यादा कारावास की सजा काट चुके एजी पेरारीवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एन. नटराज ने जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ को बताया था कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं। पेरारीवलन की रिहाई के बाद अब बाकी आरोपियों का भी रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के ठीक 3 दिन पहले पेरारीवलन की रिहाई में कहीं न कहीं राजनीति निहितार्थ है। दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को बम से उड़ाने के आरोपियों को पेचीदा कानून व्यवस्था के चलते सजा न मिलना और उसे छोड़ दिया जाना शायद ये भारत में ही संभव है, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2016 और 2018 में जयललिता और ए.के. पलानीसामी की सरकार ने दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी, मगर बाद के राज्यपालों ने इसका पालन नहीं किया और अंत में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। लंबे समय तक दया याचिका पर फैसला नहीं होने की वजह से दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के में हत्या 18 जून 19 किया गया था। पेरारीवलन घटना के समय 19 साल का था और वो पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजीव गांधी हत्याकांड 21 मई 1991। 21 मई 1991 में हुई थी राजीव गांधी की हत्या। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई थी हत्या। मानव बम बनी धनु ने विस्फोट कर की थी हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री समेत 18 लोगों की गई थी जान। मुरुगन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। एजी पेरारीवलन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। संथन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। एस. नलिनी पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। जय कुमारन पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। पयास पर था राजीव गांधी की हत्या का आरोप। सुनवाई के दौरान 1000 गवाहों ने लिखित बयान दिए थे। मामले को लेकर 288 गवाहों से जिरह हुई थी। केस को लेकर 1477 दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए थे। केस के कुल पन्नों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी। 1180 नमूनों, सबूतों और वकीलों के हजारों तर्क हुए। हजारों तर्कों के बाद इस केस में फैसला हो सका था। केस की सुनवाई के लिए बनाई गई थी विशेष अदालत। विशेष अदालत ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई 1990 की शाम श्री पेरम्बदूर में चुनावी सभा करने गए थे, लेकिन साजिश रचकर विस्फोट के जरिए उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके 7 हत्यारे 30 सालों से जेल में बंद हैं।
मानव बम धनु ने विस्फोट करके उनकी हत्या कर दी थी। इस धमाके में कुल 18 लोगों की जानें गई थी। धमाका इतना जोरदार था कि राजू के परखच्चे उड़ गए थे। उन्हें उनके पैर में पहने गए लोटो जूते और कलाई पर बंधी गुची घड़ी से पहचाना गया था। राजू की हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और कई लोगों का हाथ था। इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का जुर्म साबित हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इन सभी हत्यारों को अब 30 साल की सजा जेल में काटने के बाद रिहाई की मांग की है। खास बात यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया गांधी सहित गांधी नेहरू परिवार ने माफ कर दिया है। शातिर और ट्रेंड थे सभी हत्यारे। मुरुगन श्रीलंका के जाफना से आया था। लिट्टे का मुख्य प्रशिक्षक और बम एक्सपर्ट था। मुरुगन की शादी नलिनी श्रीहरन से हुई थी। नलिनी भी हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी। दोनों ही पति पत्नी को 1999 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। एजी पेरारिवलन 30 जुलाई 1971 को तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पैदा हुआ था। 1991 में अपनी गिरफ्तारी के समय वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा पूरा कर चुका था। 18 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। जेल में उसने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद MCA किया। ये दोनों कोर्स उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किए। संथन 12 सितंबर 1990 को इस बम धमाके को अंजाम देने के लिए भारत पहुंचे। पहले दल में शामिल था। राजीव गांधी को बम से उड़ाने वाली मानव बम धनु का दोस्त था। संथन पर लिट्टे का इंटेलिजेंस चीफ पोट्टू अम्मान नजर बनाए हुए था। संथन और शिवरासन ने ऐसे किसी भी इंसान को नहीं बख्शा था जिसने उनका साथ नहीं दिया। नलिनी ने चेन्नई के कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। वो चेन्नई में ही एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनोग्राफर की नौकरी करती थी। इसके साथ ही वो डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए मास्टर का कोर्स भी कर रही थी। वो लिट्टे के एक एक्टिविस्ट के संपर्क में आई और इसी दौरान उसका लिट्टे की गतिविधियों से परिचय हुआ। बाद में उस संगठन की एक्टिव कैडर बन गई। उसका भाई PS भागीनाथन भी एक्टिव लिट्टे समर्थक था। P रविचंद्रन ये लिट्टे का एक एक्टिव सदस्य था। ये श्रीलंका के हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आया था। ये कई बार यहाँ विद्रोही नेता से मिला था। पोट्टू अम्मान ने इससे एक मुलाकात के दौरान शिवरासन से मिलवाया था। शिवरासन ही हमला करने वाले दल का प्रमुख नेता था, जिसने हमले के बाद आत्महत्या कर ली थी। जय कुमारन की बहन की शादी इसी केस में दोषी पयास से हुई थी। कथित तौर पर दोनों को लिट्टे ने भारत भेजा था ताकि वे इस धमाके को अंजाम देने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान का इंतजाम कर सकें। पयास और जय कुमारन दोनों का काम इस हमले के बाद बचे हुए आतंकियों के रहने और हत्यारों के जरिए मदद करना था। ट्रायल के दौरान इसे मौत की सजा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वो साजिश में सीधे शामिल रहा हो, इस बात के सबूत नहीं मिलते हैं। 21 मई 1991 इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज ये वो तारीख थी जब देश ने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को खो दिया। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में उनकी हत्या हुई थी और 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। देश की सुप्रीम अदालत ने उसे रिहाई के आदेश पर अपने दस्तखत कर न सिर्फ पेरारिवलन को छोड़ने का आदेश दिया, साथ ही इस आदेश के बाद बाकी के 6 हत्यारों में भी जेल की काल कोठरी से बाहर आने की प्रबल उम्मीद ने जन्म ले लिया है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आतंकी संगठन लिट्टे ने कैसे साजिश कर राजीव गांधी हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को अपनी 3 महत्वपूर्ण न्याय योजनाओं की राशि का हस्तांतरण किसानों,
पशुपालकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में करने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत विपणन वर्ष 2021-2022 के लिए 1720 करोड़ 11 लाख की पहली किश्त किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा रही है। इसे मिलाकर किसानों को अब तक कुल 12,900 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योजना लाए से हमारे किसान मतलब बहुत फायदा हुई। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 11 करोड़ 14 लाख और गोबर संग्राहकों को 2 करोड़ 17 लाख की राशि का हस्तांतरण करने जा रही है। इसे मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 250 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो हमारे समूह को 1,20,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, इसलिए मैं भूपेश बघेल सरकार का धन्यवाद देता हूँ। 21 मई को ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,000 से अधिक कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। भूमिहीन के अंतर्गत सरकार ने मतलब दिया है 2,000 और दूसरा किस्त भी 2,000 मिला है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह तीनों न्याय योजनाओं की कुल 1,804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि उनके खातों में जमा की जा रही है। बढ़ी आय, मिला सम्मान, छत्तीसगढ़ सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजीव गांधी हत्याकांड को 31 साल पूरे हो चुके हैं। राजीव गांधी की हत्या एक ऐसा हत्याकांड था जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया था। राजीव गांधी की हत्या के पीछे आतंकी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था। इस पूरी कहानी की शुरुआत श्रीलंका की आज़ादी से शुरू होती है। श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंघली लोगों की थी। यहाँ बड़ी संख्या में तमिल भी थे, लेकिन वो लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। 1972 में श्रीलंका का संविधान बना था। इसमें बौद्ध को देश का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया। बहुसंख्यक होने के बावजूद बौद्ध धर्म के सिंघली लोगों को हर जगह वरीयता और आरक्षण दिया जाने लगा और तमिल हाशिए पर जाते गए। इसका नतीजा ये हुआ कि तमिलों ने हथियार उठा लिए। तमिल युवा वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने एक संगठन बनाया जिसका नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे रखा। 80 का दशक आते आते लिट्टे की पहचान एक आतंकी संगठन के तौर पर होने लगी थी। 23 जुलाई 1983 को लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के 13 जवानों की हत्या कर दी थी। इसके बाद देश में गृह युद्ध छिड़ गया। ये लड़ाई सिंघली और तमिलों के बीच हुई थी। श्रीलंका सरकार भी इस लड़ाई में उतर गई थी। 1987 में भारत और श्रीलंका सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि भारत लिट्टे से हथियार रखवा देगा। समझौते वाले दिन ही भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेज दी। इसका नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF रखा गया। भारतीय सेना ने श्रीलंका के पलाली में जाफना के पास अपना बेस बनाया। लिट्टे भी हथियार डालने के लिए राजी हो गया। लिट्टे के कई आतंकी सरेंडर करने लगे। तभी अक्टूबर में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के 2 कमांडरों को पकड़ लिया। इससे लिट्टे और IPKF के रिश्ते बिगड़ गए। 13 अक्टूबर 1987 को IPKF ने ऑपरेशन पवन चलाया।
तारीख थी 12 मई 1991। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। उस दिन तमिलनाडु के मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहां पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली होनी थी। इस रैली में शिवरासन भी मौजूद था। शिवरासन जनवरी 1991 में श्रीलंका से चेन्नई लौटा था। उस रैली में शिवरासन अपने साथ धनु, शुभा और नलिनी को लेकर आया था। मकसद था पूर्व प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में जाकर उन्हें माला पहनाने का अभ्यास कर सकें। वीपी सिंह के मंच में आने से पहले धनु और शुभा ने उन्हें माला पहनाई। ये प्रैक्टिस राजीव गांधी की हत्या करने के लिए की गई थी। 7 दिन बाद 19 मई को अखबारों में राजीव गांधी का चुनावी कार्यक्रम छपा। इसी से शिवरासन को पता चला कि 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरुमंदुर आ रहे हैं। शिवरासन ने शुभा और धनु को अपने आखिरी मकसद के लिए तैयार रहने को कहा। 21 मई की सुबह सुबह धनु और शुभा को ऑटो से लेकर नलिनी के घर पहुंचा। थोड़ी देर में सब श्री पेरुमबुदुर की रैली वाली जगह पर पहुंच गए। राजीव गांधी अभी पहुंचने ही वाले थे। कुछ ही देर में राजीव गांधी वहां पहुंच भी गए। धनु ने शिवरासन और शुभा को वहां से हट जाने को कहा। माला पहनाने के बहाने धनु राजीव गांधी के पास पहुंची और तभी जोर का धमाका हुआ। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो चारों ओर लाशें, खून, चीख और आंसू थे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। इस धमाके में राजीव गांधी समेत कुल 18 लोगों की मौत हुई थी। धनु के साथ ही इस षड्यंत्र में शामिल हरि बाबू की भी मौत हो गई। हरि बाबू यहाँ पत्रकार के रूप में मौजूद था और उसका काम था सारे घटनाक्रम की तस्वीरें लेना। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था शिवरासन। 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरुमबुदुर में राजीव गांधी की हत्या। एलटीटी की ब्लैक टाइगर आत्मघाती हमलावर धनु ने बम से उड़ाया। 19 जनवरी 1994 आरोपियों पर मुकदमा शुरू, गवाहों से जिरह। 11 मई 1999 सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, संथन, मुरुगन और पेरारिवलन को मौत की सजा दी। 3 अन्य को उम्र कैद और बाकी 19 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। 20 मई 1992 केस की जांच में जुटी एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। नवंबर 1993 आरोपियों पर आरोप तय किए गए। 21 जून 1997 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की गई। 28 जनवरी 1998 टाडा कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। 5 अक्टूबर 1999 नलिनी, संथन, मुरुगन और पेरारिवलन की मौत की सजा बरकरार। तमिलनाडु के राज्यपाल ने उनकी दया याचिका को नामंजूर कर दिया। 25 नवंबर 1999 मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दया याचिका के राज्यपाल के फैसला खारिज। राज्य कैबिनेट की राय मिलने के बाद ताजा आदेश जारी करने का आदेश दिया। 28 अप्रैल 2000 सरकार ने संथन, मुरुगन, पेरारिवलन की दया याचिकाएं राष्ट्रपति को भेजी। अगस्त 2011 ये याचिकाएं राष्ट्रपति के पास 11 साल तक पड़ी रहीं। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। तीनों दोषियों को फांसी देने की तारीख सितंबर मुकर्रर हुई। 30 अगस्त 2011 तमिलनाडु विधानसभा ने मौत की सजा बदलने का प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रपति से मौत की सजा बदलने की गुजारिश संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी। 18 फरवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की मौत की सजा उम्र कैद में बदलने का फैसला किया। कहा, राज्य सरकार उन्हें रिहा करने पर विचार कर सकती हैं। 19 फरवरी 2014 तमिलनाडु कैबिनेट का नलिनी, संथन, मुरुगन को रिहा करने का फैसला। पेरारिवलन, पायस, जयकुमारन, रविचंद्रन को भी तत्काल रिहा करने का फैसला। राज्य सरकार ने अपने फैसले की जानकारी केंद्र सरकार को दी।
20 फरवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को 6 मार्च तक रिहा न करने का निर्देश। 18 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। मई 1991 में एक संदेश में पोर्टू ओमान ने शिवरासन से पूछा था, दिल्ली में क्यों नहीं? तब शिवरासन ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मैं इसे यहीं तमिलनाडु में अंजाम दे सकता हूँ। श्री पेरम बुद्दूर में प्लान सफल हो गया। जून 1991 में कनगा सभापति और अतीरे को दिल्ली के पहाड़गंज से गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 साल जेल में काटने के बाद 1999 में दोनों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में श्री पेरम बुद्दूर की योजना से उनका कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका था। मामले में कुल 41 आरोपी बनाए गए और 26 पकड़े गए थे। राजीव गांधी की हत्या के 3 दिन बाद ही इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 1 महीने के भीतर ही नलिनी और मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवरासन और शुभा समेत कई आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 फरार हो गए थे। बाकी 26 पकड़े गए थे। इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक भी थे। फरार आरोपियों में प्रभाकरण, पोट्टू ओमान और अकीला थे। आरोपियों पर टाडा कानून के तहत कार्रवाई की गई। 7 साल तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने 1000 पन्नों का फैसला सुनाया। इसमें सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। चूंकि फैसला टाडा कोर्ट का था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। टाडा कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो अपराध किया था उसकी सजा वो जेल में काट चुके हैं। इस मामले में बाकी 7 दोषी नलिनी, श्रीहरन, मुरुगन, संथन, एजी पेरारिवलन, जय कुमारन, रॉबर्ट पयास और पी रविचंद्रन बचे रह गए। आरोपियों में पी रविचंद्रन भारतीय था। लिट्टे ने इसे प्रशिक्षित किया था, जो कि साजिश में मदद के लिए भारत लौटा था। रविचंद्रन को पहले फांसी हुई, फिर उम्र कैद में बदली। फांसी की सजा को बदलने के लिए तीनों दोषियों ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई थी, लेकिन ये दया याचिकाएं खारिज हो गई थी। तीनों की फांसी की सजा तारीख 9 सितंबर 2011 तय हुई। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब तीनों को फांसी देना सही नहीं है, क्योंकि तीनों की दया याचिका 11 साल तक लंबित रही है। आखिरकार तीनों को फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन तमिलनाडु सरकार ने सभी 7 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया था। इससे ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश को रद्द कर दिया और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना श्रीलंका में 3 साल तक रही थी। 24 मार्च 1990 को IPKF का आखिरी बेड़ा श्रीलंका से लौट आया। माना जाता है कि श्रीलंका में भारतीय सेना का ये ऑपरेशन राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। खास पेशकश दया या दांव में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।